गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल, परियोजना मूल्यांकन विधियाँ, प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स और पूंजी निर्णय की विधियाँ, जिसे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक से बोलते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। परियोजना मूल्यांकन विधियों का अध्ययन का संबंध उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी परियोजना की लाभदायकता के औचित्य को सिद्ध किया जा सके। प्रत्येक परियोजना की लाभदायकता की जांच करने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। मूल्यांकन की ऐसी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जो विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ के चुनाव में सहायक हो। तो पूंजी व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक विधियाँ हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी संस्था, कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कोई अगर नए उत्पाद का निर्माण करना है, नई मशीन लगानी है, या कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, परियोजना नियोजन का कोई कल्याण संबंधी योजना है कर्मचारियों की, तो कोई भी प्रस्ताव जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें लंबे समय के लिए दीर्घकालीन खर्च व्यय होता है, उनका मूल्यांकन करने के लिए कई विधियाँ हैं कि उस परियोजना की उसको हम स्वीकार करें या नहीं करें। अगर एक से ज़्यादा परियोजना है तो किस परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी, तो उसके मूल्यांकन की कई विधियाँ हैं। हम एक साथ एक विधि एक पर्टिकुलर विधि को प्रयोग में ला सकते हैं और एक साथ एक से अधिक विधियों को भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे परंपरागत विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स। इसमें जो है ट्रेडिशनल मेथड्स में अपरिहार्य विधि, एजेंसी मेथड जिसे बोलते हैं, पुनः भुगतान अवधि विधि, पेबैक पीरियड मेथड और औसत प्रत्याय दर विधि, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये परंपरागत जो विधियाँ, ये असमय समायोजित विधियाँ भी कहलाती हैं। समय असमायोजित विधियाँ क्योंकि इसमें टाइम के हिसाब से उसको जो हमें भी रिटर्न प्राप्त हो रही है उसको हम डिस्काउंट नहीं करते हैं। एक समय समायोजित प्रत्याय दर विधि होती है जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग उनको अपलिखित किया जाता है, उनका डिस्काउंटेड वैल्यू निकाली जाती है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो उसमें शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लाभदायकता निर्देशांक और आंतरिक प्रत्याय दर विधि, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अपलेखित अदायगी अवधि विधि, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड और अंतिम मूल्य विधि या शुद्ध निस्तारण विधि, टर्मिनल वैल्यू मेथड और मापी विधि। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परंपरागत विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अर्जेंसी मेथड क्या होता है। तो अर्जेंसी जो मेथड होता है, ये जो आपातकालीन आवश्यकताएं होती है, जो संकटकालीन कोई अचानक की परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस समय अगर हमें निर्णय लेना पड़ता है परियोजना को स्वीकार करना है या नहीं, पूंजी परियोजना की स्वीकृति, तो उसमें उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जैसे कोई मशीन ब्रेक डाउन ही होगी, ठीक है, मशीन उत्पादन प्रक्रिया चालू करने के लिए उस नई मशीन को उसको प्रस्थापित करना आवश्यक हो जाता है, तो हम उसमें उस परिस्थिति के अनुसार तुरंत हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इसे बोलते हैं अर्जेंसी मेथड। तो ये विधि सरल है, किंतु इसमें विनियोजन एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए हम इस विधि का निर्णय आधार नहीं बना सकते, क्योंकि अर्जेंसी के आधार पर लिए गए निर्णय संयोग से भले ही ठीक निकले, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से वो निर्णय जो ठीक नहीं होते। तो इस विधि के मुख्य दोष है वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है, बिल्कुल ही वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव विधि हो जाती है। यह परियोजना पूंजी उत्पादकता अर्जनों पर इसके प्रभाव क्या पड़े उसमें सफल रहती है देखने में। और इस विधि के आधार पर निर्णय लेने के कारण विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपनी परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए प्रबंध की चापलूसी, उनको की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें किसी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन तो किया ही नहीं जाता। यदि कोई प्रोजेक्ट स्थगित हो सकती है तो उस पर विचार ही नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितनी ही अलाभप्रद क्यों ना हो। तो इसलिए अपरिहार्यता के आधार पर पूंजी निर्णय तभी लिया जाना चाहिए जब संस्था के परिचालन के लिए ऑपरेटिंग व्यवसाय को ऑपरेट करने के लिए वो आवश्यक हो, ठीक है। तो दूसरी जो विधि है पेबैक पीरियड मेथड, पूंजी परियोजना मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधियों में सबसे सरल और प्रचलित विधि है। इस विधि के अंतर्गत परियोजना में विनियोजित इस विधि के अंतर्गत हम ये ज्ञात करते हैं कि जो हमारी परियोजना है उसमें जो हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो विनियोजित राशि है वो कितने अवधि में वापस प्राप्त हो जाएगी। इस अवधि को हम पेबैक पीरियड बोलते हैं, पुनः भुगतान विधि। विनियोजित पूंजी से प्रतिवर्ष जो आय प्राप्त होती है उसे रोकड़ अर्जन या रोकड़ बचत कहा जाता है, और शुद्ध अंतर पूंजी संपत्ति में किए गए विनियोग के पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात की जाती है। और यह अवधि परियोजना के प्रबंधकीय स्वीकार्य अवधि से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो उस परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है यदि उसकी जो पेबैक पीरियड जो है वो कम है, अन्यथा उसको अस्वीकार कर दिया
जाता है। एक से अधिक वैकल्पिक परियोजनाओं में इस विधि में उस परियोजना को चुना जाता है जिसकी पुनः भुगतान अवधि कम हो। मतलब जैसे कि किसी 3 मशीनें और जिस तीनों मशीनों में हम पैसा लगा रहे हैं, तो जिस मशीन से जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, देखिए वो मशीन खरीदी है, उसमें सारे इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा के जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो जितने कम समय में हमें पे बैक प्राप्त हो जाए, वापसी, है ना, मतलब उसकी सारी रोकड़ कैश जो इन्फ्लोज हमें मिल रहा है उसको जोड़कर अगर हम पे बैक पीरियड निकालते हैं तो जो जितने कम समय में प्राप्त होगी वो उसमें उतनी ही जोखिम की समस्या जो होती है जोखिम उतना ही कम माना हो जाता है। तो इसलिए पे बैक पीरियड में उस परियोजना को चुना जाता है जिसकी पुनः भुगतान अवधि पे बैक पीरियड जो है वो सबसे कम होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर परियोजना से प्रतिवर्ष समान शुद्ध रोकड़ अंतर्व्यय होने पर पुनः भुगतान अवधि की जो गणना इस प्रकार से की जाती है। अगर जो परियोजना है उसे प्रतिवर्ष जो है कैश इनफ्लोज, ये हमने पहले भी लास्ट क्लास में याद किया था कि कैश इनफ्लो हम किस प्रकार निकालते हैं, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लोज मतलब जितनी हमें उसे जो इनफ्लोज प्राप्त हो रहे हैं, प्रॉफिट में हम डेप्रिसिएशन वगैरह जोड़ के आफ्टर टैक्स निकाल के इसमें हम देखते हैं कि हमें कितनी कैश, अगर ये हर वर्ष समान प्राप्त होते हैं, हर साल हर महीने हमें जैसे हर साल 10,000 रुपये तो समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसको एनुअल नेट कैश इनफ्लो से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक परियोजना की लागत 80,000 रुपये है और एक संस्था को इसे प्रतिवर्ष 24,000 रुपये शुद्ध रोकड़ अंतर्व्यय प्राप्त होता है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 80,000 है और जो फॉर्म रिसीव जो एनुअल कैश इनफ्लो कितना 24,000 है। तो पुनः भुगतान अवधि की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे, 80,000 जो हमारा कैश आउटले हो रहा है, जो कैश आउटफ्लो जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है वो कितनी 80,000 और 24,000 रुपये में प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहे हैं, तो 80 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3.1/3 आ जाएगा। तो 3 ईयर्स 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 4 महीने 12 महीने होते हैं, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स निकाल देते हो। तो इसकी पे बैक पीरियड कितना है 3 ईयर्स 4 मंथ्स, मतलब जो परियोजना में जो पैसा लगाया है वो हमें 3 साल 4 महीने बाद वापसी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि परियोजना से प्रतिवर्ष असमान रोकड़ अंतर्व्यय अगर हमें प्राप्त होते हैं तो उसमें पुनः भुगतान की जो अवधि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें संचयित बचत निकालते हैं, उसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हमारे पास जो भी हमारी कैश इनफ्लोज हैं उनको हम जोड़ते चले जाते हैं और जिस वर्ष वो टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है, जितना हमने उसमें कैश आउटले किया प्रोजेक्ट में, वो क्या कहलाती है हमारी पे बैक पीरियड। जैसे कि इसमें जैसे कि उदाहरण से जैसे स्पष्ट हो जाएगा N+R+C। N तो नंबर ऑफ ईयर्स और जो फ्रैक्शंस में आएंगे वो +R/C। जैसे नंबर ऑफ ईयर्स हुज कैश इनफ्लो फुली रिक्वायर्ड, जिसका पूरा चाहिएगा, और आर का मतलब जो पैसा अगर कुछ बच जाता है, जैसे 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया और 90,000 4 वर्ष तक हमें 90,000 प्राप्त हो रहे हैं और 10,000 के लिए हमें 5 वर्ष का 20,000 है 5 वर्ष में, लेकिन असमान मतलब जैसे तो 20,000 है तो उसमें कुछ 10,000 ही चाहिए हमें, तो 1 लाख पूरा करने के लिए तो उसका फ्रैक्शन लेंगे। तो रिक्वायर्ड रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसे हम निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा ये, अमित एंड कंपनी का प्रबंध एक परियोजना में 1,50,000 रुपये का विनियोग करना चाहता है, जिससे हयासपूर्व परंतु कर पश्चात आए 5 वर्षों के लिए निम्न प्रकार है। ठीक है, बिफोर डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब हमें कैश इनफ्लोज है। अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया होता है तो उसमें हम डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट ईयर की कितने 45, सेकेंड ईयर में 30, थर्ड ईयर में 30,000 हमें कैश इनफ्लो प्राप्त हो रहा है, फोर्थ ईयर में 27 और फिफ्थ ईयर में 27,000 पे बैक पीरियड हमें निकालना है। तो नेट कैश इनफ्लो असमान है, ठीक है ना, अनइवन है, हर साल अलग है, पहले साल 45 है 30 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें संचयी निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो। पहले साल के 45 है, दूसरे साल में 30 है, तो 45 में 3 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बराबर हो जाते हैं वहाँ पर वो हमारा क्या कहता है पे बैक पीरियड। ठीक है, तो 30,000 है थर्ड ईयर में, तो इसको 75 में 30 जोड़ेंगे तो 1,05,000। फोर्थ ईयर में 27,000 है, तो वो जोड़ा हमने 1,05,000 में तो 1,32 आ गया, और फिफ्थ ईयर में 27,000 है, वो जोड़ा तो कितना आ गया 1,59,000। ठीक है, 1,59,000। तो अब हमें कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की 1.5 लाख। तो आप देखो 4 साल तक हमें कितने प्राप्त हुए, 4 साल में टोटल 4 साल में हमें 1,32,000 प्राप्त हो जाएंगे, और कॉस्ट कितनी 1,50,000, तो 18,000 कम पड़ रहे हैं, और 5वें साल में हमें 27,000 प्राप्त हो रहे हैं। तो 5वें साल का हमें पूरा साल नहीं हमें पे बैक पीरियड होगा, उसका जो हमें केवल कितने के लिए देखना है इसको, फिर हम
ये मानते हुए कि इवनली स्प्रेड है इनकम, तो उसको हम जो बैलेंस अमाउंट है हमारा, मतलब एक 32 में से एक 50, 18,000 को लेंगे तो 18,000, ठीक है, और साल का टोटल कितना है 27,000, उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 12, क्योंकि महीने में निकालेंगे 12 मंथ्स में, तो ये कितना आ गया 4 ईयर्स, और ये क्या गया 8 मंथ्स, ठीक है। तो क्यूमुलेट जब अनइवन होते हैं तो हम इस तरीके से इसमें निकालते हैं। तो पुनः भुगतान अवधि के जो लाभ है, ये सबसे सरल विधि है, सभी विधियों में सबसे अधिक सरल विधि है, क्योंकि इसकी गणना सरलता से की जाती है और इसे समझना बहुत ही आसान है। और जहाँ पर रोकड़ की कमी वाली संस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त विधि है, जिन संस्थाओं में रोकड़ की कमी के कारण ऋण द्वारा परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर हम लोन लेके करते हैं, वहाँ पर इस विधि का पुनर्भुगतान अवधि ज्ञात करने का विनियोजन करना श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि उसमें जितनी जल्दी कैश प्राप्त होगा उतनी जल्दी हम अपना लोन चुका सकते हैं। अपरचलन का भाई ऐसे उद्योग जहाँ पर तकनीकी में बहुत चेंजेस होते रहते हैं और जहाँ पर ऑब्सोलेसेंस होने का भय रहता है कि जो मशीनें हैं वो आउट ऑफ डेट हो जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ आउट ऑफ डेट हो जाएंगी, तो वहाँ पर परियोजना का चुनाव इस बुद्धि उस परियोजना को चुना जाता है जिसकी अवधि सबसे कम होती है पुनः भुगतान विधि में, कम से कम कॉस्ट तो प्राप्त हो जाए जब अगर उस परियोजना को हमें रिप्लेस, उस प्रोजेक्ट मशीन को हमें रिप्लेस करना पड़ जाए तो। और अधिक सही अनुमान इस विधि में परियोजना की संपूर्ण अवधि पर विचार करने के स्थान पर केवल परियोजना लागत की पुनः भुगतान अवधि पर विचार किया जाता है। तो अल्पकालीन विक्रय व लागत तत्वों के अनुमान अधिक सही होते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन अनुमान जो होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, जोखिम, क्योंकि वातावरण नियंत्रण, इसमें अल्पकालीन अनुमान होते हैं क्योंकि केवल हम पे बैक पीरियड के ही कैश इनफ्लो वगैरह पे विचार करते हैं, तो अधिक सही अनुमान होते हैं। इसके दोष हैं इस विधि के, एक तो इस विधि में विनियोग की लाभदायकता पर ध्यान देने के बजाय उसकी तरलता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो ठीक नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट में जो संस्था इन्वेस्ट करती है तो संस्था को लिक्विडिटी से ज़्यादा उसको प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है कि उससे कितनी हमें रिटर्न प्राप्त होगी, तो उसमें इसका ध्यान नहीं दिया जाता। सेकंड, विनियोग की लागत वापसी के पश्चात परियोजना से होने वाली अतिरिक्त आय को इस विधि में ध्यान ही नहीं देखा जाता कि कितनी बाद में आय प्राप्त हो रही है, जो अनुचित है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो, जैसे 2-3 प्रोजेक्ट है तो किसी प्रोजेक्ट की पे बैक पीरियड तो हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन उसके आफ्टर उसके बाद उससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो रहे हो संस्था को, ठीक है, इनकम ज़्यादा हो, कि कुछ मशीनें ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में कम लाभ देती है और उसके बाद ज़्यादा लाभ देती है, तो मतलब उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने से उनसे कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें बाद में ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है, तो ये गलत है कि मतलब केवल लागत वापसी के पश्चात केवल हम, तो अतिरिक्त आय को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यह विधि परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होने वाली कुल आय की व्याख्या नहीं करती है ना, तो यह विधि पूंजी लागत की भी उपेक्षा करती है कि इसमें ये देखती नहीं कि जो हमने पूंजी लगाई है उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जो भी संस्था के लाभ है उस कॉस्ट से तो ज़्यादा ही होने चाहिए, तभी उस परियोजना को चुना जाता है, तो इसमें इसका ध्यान नहीं दिया जाता। इस विधि में समय कारक पर भी विचार नहीं किया जाता, जबकि विभिन्न परियोजना में विभिन्न समय अवधियों से प्राप्त होने वाली आय की तुलनात्मक बनाने के लिए उनका प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करना जरूरी होता है, कि वर्तमान में हमें, क्योंकि खर्चा तो हम वर्तमान में कर रहे हैं ना विभिन्न परियोजनाओं पर कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके प्रेजेंट में हमें मतलब उसका इनकम जो है उसके प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, वो ज़्यादा हो तभी हमें इसको परियोजना को चुनना चाहिए, जिसका इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है इस विधि में। और इस विधि में अवशेष मूल्य पर भी विचार नहीं किया जाता, मशीन को बेचने से स्क्रैप वैल्यू प्राप्त होगा उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इस विधि में परियोजना की जोखिम के मापन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। पूर्णतः अवधि के कम होने पर यह विधि जोखिम की परियोजना को अनेक बार स्वीकार भी कर लेती है, बेशक चाहे उसमें लाभ बाद में कम प्राप्त हो रहे हो। यह विधि परियोजना के प्रारंभिक वर्षों की आय पर अधिक ध्यान देती है, बाद के वर्षों की आय पर अधिक ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, आय की अधिक कितनी ही क्यों ना हो। तो इस विधि के दोष हैं। तो इस विधि में पुनः भुगती अवधि में सुधार के लिए कई तरह से सुधार कर सकते हैं। इसे पुनः भुगती अवधि पश्चात की लाभदायकता की गणना कर सकते हैं, मतलब जो टोटल कैश इनफ्लो इन प्रोजेक्ट में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम घटा सकते हैं, तो उससे हमें पता चलेगी कि पोस्ट पे बैक की उसमें कितनी हमें प्रॉफिटेबिलिटी प्राप्त होगी, ठीक है। इसका एक दूसरे तरह से इसका फॉर्मूला ये भी है कि एनुअल कैश इनफ्लोज टोटल प्रोजेक्ट लाइफ में से पे बैक पीरियड घटा के जो बाकी का पीरियड है उसकी उससे एनुअल कैश फ्लो निकाल के प्लस स्क्रैप वैल्यू, अगर हमारी समान है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर असमान है तो उसमें टोटल इनफ्लो इन प्रोजेक्ट लाइफ, जिसमें हम उसकी स्क्रैप वैल्यू जोड़ के भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, ठीक है। कई बार इसके अलावा हम इसका बेल आउट अवधि की गणना भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक वर्ष के शुद्ध रोकड़ अंतर्गत में संपत्ति के निस्तारण मूल्य को जोड़ा जाता है, और जिस वर्ष यह जोड़ संपत्ति के प्रारंभिक पूंजी विनियोग के बराबर होता है उस वर्ष की अवधि को बेल आउट पे बैक पीरियड कहते हैं। मतलब एनुअल कैश इनफ्लोज है जैसे 20 हज़ार हर साल, इसकी क्यूमुलेटिव हो गई 20, 40 तो 60,
इसमें सैलवेज वैल्यू जोड़ दी है मशीन की कि 1 साल बाद मशीन की जो बेचेंगे तो कितनी है 60,000, दूसरे साल बाद बेचेंगे तो 50,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। और तीसरे साल हम बेचेंगे तो 40,000। किसी संपत्ति का जैसे प्रारंभिक मूल्य 1 लाख रुपये गिवन, जिस पर प्रतिवर्ष 20,000 रोकड़ का अंतर्व्यय हो रहा है समान। संपत्ति का निस्तारण में प्रथम वर्ष में 60 है, इसके बाद 10,000 रुपये की हर बार कमी आती है। इसका मतलब सेकंड ईयर में 50,000 मिलेंगे, 30 साल बाद बेचेंगे तो 40,000। इसको क्यूमुलेटिव निकाल लिया। पहले साल हमें एनुअल कैश फ्लो 20,000 है और 60,000 सैलरी वैल्यू तो 80,000 होगी। और क्यूमुलेटिव 2 साल बाद हमें जो कैश इनफ्लो प्राप्त होंगे टोटल कितने होंगे 20 और 20 40, और सैलरी वैल्यू भी प्राप्त होगी 50 तो 90 हो जाएगी। और तीसरे साल हमें कैश इनफ्लो कितने प्राप्त होंगे टोटल 60,000 और सैलरी वैल्यू 40 तो कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, तो ये बेल आउट अवधि जो है इसकी अवधि क्या है 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद हमें वो पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम सैलरीज वैल्यू को भी जो हमने इसके दोषों में देखा है कि इसकी सैलरीज वैल्यू को ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसको भी हम कंसीडर करके इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम रेसिप्रोकल के द्वारा हम परियोजना की लाभदायिता का माप करने हेतु प्रत्याय दर की गणना नहीं की जाती। इस कमी को दूर करने के लिए अदायगी अवधि का रेसिप्रोकल लेके हम इसकी गणना कर सकते हैं। अगर पेबैक रेसिप्रोकल निकाले इसका, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनुअल कैश इनफ्लो इंटू 100 था, इसका उल्टा कर दे एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी इसकी पेबैक रेसिप्रोकल, जिसको हम बोलते हैं कि रिटर्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1 लाख रुपये लागत 10 वर्षों तक, ये तभी इस विधि का हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हमारे जो एनुअल कैश इनफ्लो समान हो। 20,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 20,000 को हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1.5 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20%। तो 20% हमें जो है वो इसमें जो रिटर्न प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो पेबैक पीरियड है, पुनः भुगतान अवधि है, उसके द्वारा हम परियोजना का मूल्यांकन कर सकते हैं। जो ये विधि जो है कब उपयुक्त रहती है, जैसे कि इसमें परियोजना की लागत तुलनात्मक रूप से कम है तो अल्पकाल में पूर्ण होने योग्य है, तो जहाँ पर लागत कम है हम इस विधि को प्रयोग में ला सकते हैं। संस्था के पास कोष सीमित रहते हैं, उसको कैश की जरूरत है, जैसे मैंने तरलता की जरूरत है, तो अतिरिक्त कोष प्राप्त करने की अगर वो योग्यता अथवा इच्छा नहीं है, तो इस स्थिति में हम इस विधि को प्रयोग में ला सकते हैं। जहाँ संस्था की रोकड़ अर्जन क्षमता कम है, तब परियोजना के लिए पूंजी व्यवस्था ऋण से की गई है, तो ऋण का भुगतान करना होता है, तो इसलिए इसका अल्प अवधि वाली जो परियोजना उसको चुन लेते हैं। ऐसी परियोजना जिनकी औद्योगिक और तकनीकी जैसे बताएं जहाँ पर अप्रचलित होने की संभावना है, जहाँ मशीन हमें लग रहा है कि आउटडेटेड हो जाएगी, तो वहाँ पर विनियोजित राशि जितनी जल्दी शीघ्र प्राप्त हो जाए, ठीक है, वो सही रहती है। तो उस स्थिति में इस विधि को हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो परंपरागत विधि की जो दूसरी विधि है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, हम इस विधि को हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न किस प्रकार से हम निकालेंगे। दूसरी जो विधि है नेक्स्ट क्लास में हम इसका औसत प्रत्याय दर विधि जिसे हम बोलते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।